नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल आज फिर आपके साथ एक नए मुद्दे पर बातचीत के लिए हाजिर हूँ। देखिए, दुनिया जो है, दुनिया में तरह तरह के खेल चल रहे हैं और खेल किसी भी सूरत में रुकते नहीं हैं। ये खेल चाहे जंग का खेल हो, ये खेल चाहे क्रिकेट का खेल हो, ये खेल चाहे राजनीति का खेल हो। ग्वालियर में आप देखिए, हिंदू महासभा और बजरंग दल के तमाम विरोध के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच हो रहा है। इजराइल, लेबनान और इराक का मैच आप देख ही रहे हैं, बहुत ख़तरनाक मोड़ पर है। और हिंदुस्तान में जिन दो सूबों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ हालांकि एग्जिट पोल आ गए हैं, लेकिन खेल जारी है। राजनीति का खेल हो या क्रिकेट का खेल हो, ये बड़े ही अस्पष्ट अनिश्चित खेल होते हैं। इनमें कब क्या हो जाए, कब कौन चौका मार दे, कब कौन छक्का मार दे, कब कौन रन आउट हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इस समय आप देख रहे हैं, कल से लेकर आज तक पूरे देश में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, उन्हें लेकर के भाजपा में एक बहुत निराशा है। और गैर भाजपाई जो दल हैं, जिनका अगुवाई कांग्रेस करती है, उनमें बड़ा उत्साह है। और मुझे लगता है कि 8 अक्टूबर को जब इन दोनों विधानसभा चुनाव के असली नतीजे आएंगे, अभी तो एग्जिट है, अनुमान है, आकलन है, लेकिन जब असली नतीजे आएंगे तब देखना होगा कि इन राज्यों में लड्डू बंटते हैं या जलेबियाँ बंटती हैं। अभी तो एक चुटकुला चल रहा है कि कांग्रेस की जलेबी हरियाणा में भी लोकप्रिय रही और जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन मैं इस मामले में जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवराज हैं, युवराज ही कहेंगे क्योंकि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पिच पर खड़े हुए हैं, 85 साल के होने के बावजूद और वे मैदान में डटे हैं, अपनी पार्टी को संभाले हुए हैं। हालांकि उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो उनकी तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, ना इसके पहले ना इन चुनाव में भी। जो कुछ हुआ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की शख्सियत को देखते हुए हुआ है। तो वो जो उमर अब्दुल्ला चूँकि अब पक चुके हैं और उन्हें राजनीति का अनुभव काफ़ी हो गया है, तो उनका ये जो कहना है, इससे मैं इत्तफाक रखता हूँ कि देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह है, लेकिन जब तक 8 अक्टूबर को वास्तविक नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक ये तय करना ठीक नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी नहीं बन रही है। तो ये जो इशारा है डॉक्टर उमर अब्दुल्ला का, ये उसी तरफ है, उसी खेल की तरफ है जिस खेल का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये तो जाहिर है कि इन दो विधानसभा चुनाव में ये एक बात स्पष्ट हुई है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले अवसरवादी दलों से खुश नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो। जैसे आप देखेंगे, अभी महाराष्ट्र में शिंदे गुट है, जो हमारे शिंदे गुट अपना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, उससे टूटा हुआ वो भाजपा के साथ है। हरियाणा में जेजेपी थी और जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि पीडीपी ने भी पहले भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन इस ताज़ा विधानसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में आप देखें तो पीडीपी की जो दशा है बहुत अच्छी नहीं दिखाई दी है। एग्जिट पोल में उसे जहां होना चाहिए था उससे बहुत नीचे है, 6 से 12 सीटें उसको मिलना दिखाया गया है। और हरियाणा में तो जेजेपी की तो और बुरी हालत है, जो उसके पास पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें थीं, अब आकलन कह रहा है, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि उसको 2 सीटें मिल जाएं तो बहुत है। तो जाहिर है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से तो नाराज़ हैं ही, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने वाले सहयोगी दलों से भी नाराज़ हैं। और इस मामले में मैं जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में बदनाम है आम आदमी पार्टी, उसका जिक्र भी करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस खेल में हरियाणा में ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी जो आजमाइश की, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, बीएसपी है,
और दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, INLD है। सबका नाम लेना इसलिए संभव नहीं है कि वो क्षेत्रीय से भी छोटी पार्टियां हो गई, उनका अपने क्षेत्र में ही कोई वजूद नहीं रहा है। तब BSP एक ज़माने में राष्ट्रीय दल होता था, अब नहीं है। आजकल आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, लेकिन हरियाणा में उसका कोई वजूद नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी कोई जिक्र नहीं है। अगर ये लोग एक आध सीट हासिल कर भी ले तो ये समझिए इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अब राजनीति में असली खेल एग्जिट पोल होने के बाद शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से इस देश में सत्ता हासिल करने के 2 ही तरीके हैं, और वो 2 तरीकों में एक तरीका है कि आप सीधे जनता से जनादेश लें, चुनाव मैदान में जाएं, जनता की अदालत में खड़े हो, अपनी बात रखें, अपने कार्यक्रम रखें, अपने घोषणा पत्र बताएं। और दूसरा तरीका है कि चुनी हुई सरकारों को आप कोई ऑपरेशन लोटस टाइप चला के अपदस्थ कर दें, उसमें घुस जाएं, उसका हिस्सा बन जाएं, उसका कहीं नेतृत्व करें तो कहीं उसमें बैसाखी के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाएं। जैसा कि मध्य प्रदेश में बहुत पहले हुआ 2020 में, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कमलनाथ की सरकार को चित कर दिया था। महाराष्ट्र का तो ताज़ा उदाहरण है, 2022 का ही है, कि कैसे जो शिवसेना किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी की हम सफ़र होती थी, उसको 2 टुकड़ों में करके महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शामिल हो गई। हालांकि उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री तो उन लोगों का बना जो विभीषण प्रजाति के लोग थे, जो शिवसेना को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। सरकार अस्थिर न हो जाए, दल बदल का मामला जो था शिवसेना को लेकर के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल जो हमारी शरद पवार साहब की जो पार्टी है उसको भी तोड़ा, उसके भी 2 टुकड़े किए, शरद पवार साहब के भतीजे को अपने साथ ले आए। तो अब ये देखना है कि जो स्थिति बिहार इसमें हरियाणा में JJP की हो रही है, जो स्थिति जम्मू कश्मीर में PDP की हो रही है, क्या आने वाले दिनों में यही स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना का जो टूटा हुआ गुट है, शिंदे गुट है, उसकी होगी, या बिहार में जो JDU है भारतीय जनता पार्टी को के साथ सरकार में, वहाँ भी वही स्थिति है महाराष्ट्र जैसी। वहाँ पर BJP सत्ता में है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो JDU का है। तो अब इन 2 छोटे चुनावों ने, 2 विधानसभा के चुनावों ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस देश की जनता एक दल बदल को पसंद नहीं करती, और ऊपर से उसे वो दल भी पसंद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। कई मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का देखिए अपना एजेंडा है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको 2 नंबर का नागरिक बनाना चाहते हैं, और वो संकीर्णता के साथ एक दीवारें खड़ी करके समाज में अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू हिंदू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो धर्म को अपनी तलवार बना के आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा काशी में और अयोध्या में क्या हुआ। अभी तक तो जनता के बीच में अदावत थी, लेकिन अब ये अदावत बुतों के बीच में भी आ गई है। क्षमा कीजिए, मुझे एलर्जी हो गई है। तो वहाँ से साईं बाबा के जो बुत थे वो हटाए गए। तो ये जो संकीर्णता है, ये जो नफरत है, ये भाजपा की तो पहचान हो सकती थी और है, लेकिन भाजपा के साथ खड़े होने वाले दल भी इस के छींटों से बच नहीं पाए। अब उनके ऊपर भी ये आक्षेप लगने लगा है कि उन्होंने देश में एक गलत तरह की जो राजनीति का प्रचलन 2014 में शुरू हुआ उसको संरक्षण दिया, उसे लालच में आकर के, सत्ता में बने रहने के लालच में आकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो अब ये फैसले की घड़ियां हैं। हमें 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को ये पता सच में चल जाएगा जब आंकड़े आ जाएंगे, जब जो हमारी EVMs हैं वो खुलेंगी, EVM ही बोलेंगी, तब भरोसा करना पड़ेगा कि किसके साथ क्या हुआ। एग्जिट पोल अपनी जगह है, एग्जिट पोल कभी कभी 100% सही भी होते हैं और कभी कभी 100% गलत भी होते हैं। 2023 में आपने देखा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ एग्जिट पोल औंधे मुँह गिरे थे। लेकिन अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल जो आए हैं वो सब एक जैसे आए हैं, चाहे वो गोदी मीडिया ने कराए हों,
चाहे वो सोशल मीडिया में किसने कराए हों या अखबारों ने कराए हों, जो निष्पक्ष तथा कथित तौर पर निष्पक्ष अखबार या निष्पक्ष चैनल है। तो अब मेरी नज़र तो इसी पर है और आपकी भी होनी चाहिए कि अब हम चुनाव से तो इन 2 चुनावों से निकल चुके हैं। अब हमें राजनीति का खेल देखना है कि राजनीति का जो ऊंट है उसमें करवट कौन सी आती है, इस खेल में जीतता कौन है। दल बदल का खेल होगा, खरीद फरोख्त का खेल होगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ फार्मूला है। ये इस कोई नया फार्मूला नहीं है कि निर्दलियों पर हाथ रख दीजिए, छोटे दलों पर हाथ रख दीजिए, उन्हें मुंह मांगे दाम दे दीजिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि जिस देश में जनता 5 किलो अनाज के लिए तरस रही हो, उस देश में जनप्रतिनिधि अपनी कीमत 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ एक विधायक के तौर पर वसूल लेते हैं, और हमें हमारे पास हमारे संविधान में, हमारे विधान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकें। हम उन्हें अयोग्य नहीं ठहरा पाते। कभी विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो उन्हें बचा लेते हैं, कभी माननीय अदालतों में ये मामले जाते हैं, वहाँ बच जाते हैं। जनता कुछ चाहती है, फैसले कुछ आते हैं। और तो इसीलिए मैं अभी भी पूरे तौर पर आश्वस्त नहीं हूँ कि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में 8 तारीख को क्या होगा। वैसे तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमारे यहाँ तो बड़ा भाग्यवादी मामला रहता है, हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तर्क बढ़ा बहे शाखा। तो मैं तर्क और कुतर्क के जरिए अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ कि इस देश में ऑपरेशन लोटस भी चले हैं, इस देश में विभीषणों की प्रजाति अभी तक जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग हैं, मतलब भजन लाल ब्रांड जिसे आप कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नए हैं, नए विभीषण हैं। इसके पहले कांग्रेस के ही ज़माने में हरियाणा में, जिस हरियाणा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भजन लाल ब्रांड के लोग हैं, अभी भी हैं जो बिक सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी है जो बिक सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो स्थिति और अलग है। वहाँ केंद्र सरकार के पास, यानी वहाँ जो राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, उसके हाथ में ये शक्ति दी है कि वो 5 विधायकों को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ये अधिकार पहले नहीं था, ये तो बाद में दिया है जब से वहाँ धारा अनुच्छेद 370 हटी। तो ये सिर्फ एहतियात के तौर पर सत्तारूढ़ दल ने इंतजाम किया था कि अगर चुनावों में कोई ऊंच नीच होती है, खेला हो जाता है, खेल बिगड़ता है, तो इन 5 मनोनयन के जरिए वो अपनी सत्ता को बनाए रख सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में लंबे समय से राष्ट्रपति का शासन है, राज्यपाल महोदय वहाँ रहते हैं। सतपाल मलिक साहब रहे, लेकिन उन्हें सच बोलने की सज़ा मिली। उन्होंने कई मुद्दों पर खुल करके बोला, किसानों के मुद्दों पर बोला, नौजवानों के मुद्दों पर बोला, तो उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया। वहाँ पर अभी मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना गृह राज्य छोड़ा, और वहाँ जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं और उनके खिलाफ अपनी जो उनकी दावेदारी थी उस पर वो अड़े नहीं और सीधे चुपचाप से राज्यपाल बनकर बैठे हैं। उनको वही सुख मिल रहा है जो उन्हें मुख्यमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश में मिलता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के तौर पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आनंद किया है। उनके बारे में जो खबरें आई हैं सत्ता के दुरुपयोग की, उनके उसको लेकर के अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। 8 तारीख के बाद जब वहाँ चुनी सरकार आ जाएगी तब मुमकिन है कि मनोज सिन्हा साहब का जो वास्तविक स्वरूप है सत्ता प्रेम का वो सामने आए। तो फिलहाल ये विषय नहीं है। विषय तो है कि राजनीति में खेल कैसे होगा, क्या होगा, कौन इस खेल को रोकेगा, क्या जनादेश इस खेल पर भारी पड़ेगा, क्या दोनों राज्यों में जनता ने इस बार स्पष्ट बहुमत दे करके अपने जनादेश को पेटी में बंद कर दिया है कि ये तो तय है। लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं इन दोनों राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय जनता, इन सूबों की जनता पसंद नहीं करती है। इसलिए इन दोनों राज्यों से भाजपा की विदाई संभावित है। संभावित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी खेल का अंदाज नहीं है कि कब क्या खेल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े खेल प्रबंधक हैं, पहले भी थे, आज भी है, लेकिन पहले जिस तरह से खेल होता था वो बड़ा सौम्य था,
और पर्दे के पीछे होता था, अब तो खुल्लम खुल्ला होता है। और इस खुल्लम खुल्ला खेल को जनता भी नहीं रोक पाती है। जनता जिसे चुनती है वो 35 करोड़ 25 करोड़ लेके दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, वहाँ सरकार में मंत्री बन जाता है, संतरी बन जाता है, या लाभ का और कोई पद हासिल कर लेता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी जो सबक उन्हें जनता ने दिया है इन चुनावों में, अब सावधान रहेंगे, अपनी अस्मिता को बचाएंगे। उन्हें जो भूमिका दी गई है, अगर विपक्ष में बैठने की भूमिका दी गई है तो वो निभाएंगे, अगर घर बैठने की भूमिका दी गई है तो वो निभाएंगे। अब वो इस खेल का सक्रिय अंग बनने से बचेंगे, क्योंकि देखिए राजनीति में जो खेल है वो कभी भी जनता के कष्टों को कम करने वाला नहीं होता है। जब ये खेल होता है, जब सत्ता में बने रहने के लिए पैसा चलता है, तो जन भावनाएँ और जनादेश बलाए ताक रख दिए जाते हैं। पहले भी रखे गए, आगे भी रखे जाने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पर काटे थे, वो उसी परंपरा को हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता आगे बढ़ा रही होगी, बढ़ा चुकी है। और निश्चित तौर पर इन दोनों राज्यों में अब जिसकी भी सरकार बने वो स्वतंत्र रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। उसे आसानी से किसी ऑपरेशन के जरिए हिलाया नहीं जा सकेगा, और वो पूरे 5 साल काम करने वाली सरकार होगी। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ चिन्ह है। और अगर ऐसा नहीं होता है, वैसा ही होता है जैसा कि बिहार में हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि उसके पहले मध्य प्रदेश में हुआ, तो मुश्किल होगी। तो अब ये परिवर्तन का दौर है, खेल राजनीति में चलते रहेंगे। अभी सत्तारूढ़ दल के तो अंदर भी खेल चल रहे हैं। तो चुनाव के खेल की मैंने बात की, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अब नया अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर भी बड़े खेल चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, नाम भी सामने आ गए हैं कि फला सोनी साहब, फला वसुंधरा राजे, फला नितिन गडकरी, कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। अब कौन रब होए हमें कहानी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका पार्टी का अध्यक्ष क्या होगा, क्योंकि वो तो एजेंडे पर काम करते हैं। जो एजेंडा उन्हें नागपुर से मिलता है, आरएसएस से मिलता है। तो व्यक्ति का चेहरा बदलने से कोई बहुत ज़्यादा स्थितियां बदलने वाली नहीं है, क्योंकि पार्टी की जो मानसिकता है वो परिपक्व मानसिकता है। उसमें आप रातों रात तब्दीली की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर नड्डा जाएंगे और सोनी आए, या नड्डा की जगह राजे आए, या गडकरी साहब आए, इससे बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अब पार्टियाँ व्यक्तियों से सीधे कनेक्ट नहीं होती हैं, जैसे किसी ज़माने में आज़ादी के आंदोलन से पहले और आज़ादी के आंदोलन के बाद हुआ करती थी। अब मिस्ड कॉल से अगर आपको सदस्यता मिलेगी तो वो सदस्य आपकी पार्टी के प्रति कितना वफादार होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। सदस्यता तो वही मानी जाती है जब पार्टी का कोई नेता, पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के घर जाके उससे आग्रह करके, उसे अपने विचारों से संतुष्ट करके, अपने कार्यक्रमों से संतुष्ट करके, अपनी विचारधारा से जोड़ के सदस्यता फॉर्म भरवाए, उस पर दस्तखत कराए, उस पर पैसे ले सदस्यता के। एक ज़माने में मुझे याद है कांग्रेस में चवन्नी वाली सदस्यता भी होती थी, फिर वो दर बढ़ती गई। अब वहाँ भी कमोबेश ये स्थिति है, सदस्यता अभियान चलता है, लेकिन वैसे नहीं चलता जैसे कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के 3 दशकों तक चला। तो अब ये विषय अलग है। हम लौटकर उसी विषय पर वापस आते हैं कि हमें नज़र रखना है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कोई खिलाड़ी न कर जाए। जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान हो, उसका स्वागत हो। लोगों के मन में निश्चित तौर पर एग्जिट पोल आने के बाद लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि जलेबी फूट नहीं सकती। जलेबी तो रस में पकी होती है, सीधी मुंह में जाती है, और लड्डू हाथों में आए ना आए लेकिन मन में तो फूट ही सकते हैं। तो अब ये लड्डू राजनीति के और जलेबी राजनीति की किस स्वरूप में हमारे सामने आएगी, इसके लिए हमें सिर्फ 48 घंटे की प्रतीक्षा और करनी है। तो ये प्रतीक्षा आप भी कीजिए। इस समय देश में शक्ति की आराधना का उत्सव है, तो हमें देखना है कि जनता की जो शक्ति है, वोट की शक्ति है, उसका क्या स्वरूप हमारे सामने आता है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज की बात समाप्त करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप मुझे ताकत दें ताकि मैं बिना डरे बोलता रहूं, आप बिना डरे सुनते रहें, बिना डरे प्रतिक्रिया देते रहें। तो अगर आपको ये बातचीत मेरी पसंद आती है तो इसको आप लाइक का बटन दबाएं। अगर आपको लगता है कि ये बात और लोगों तक जानी चाहिए तो आप इसे शेयर करने के लिए भी जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आप स्थायी रूप से इस तरह की बातचीतें सुनते रहें तो प्लीज़ कृपा करके इस आराम सी बातचीत के वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरे पास अभी तो बहुत जल्दी मैंने शुरू किया है, तो मुश्किल से सैकड़ा नहीं हुआ है पूरा हमारे मित्रों का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपका स्नेह मिलेगा और मैं भी दूसरे मित्रों की, जो दूसरे हमारे पत्रकार साथी हैं, उनकी तरह आपके मन की बात, मैं अपने मन की बात नहीं करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री की तरह मैं आपके मन की बात करने की कोशिश करूँगा। तो कृपा करके सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।